गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसी का बेसिक नॉलेज चल रहा है। ठीक है। और कल हमने जो पढ़ा था बेटा वो करंट असेट्स पढ़ी थी। पहले तो हमने फिक्स असेट्स पढ़ी थी और मैं आपको फिक्स असेट्स वापस से बता रहा हूँ। फिक्स असेट्स वह असेट्स होती जिसके बिना अपन बिजनेस नहीं कर सकते। एक बिजनेस के लिए फिक्स असेट्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्कूल का एग्जांपल देख लो। आपको स्कूल चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? बेटा आपके पास होना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग। क्या होना चाहिए बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। भाई आप स्कूल चलाओगे तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग तो होना ज़रूरी है। अच्छा जी। उसके बाद में सर आप क्लास के अंदर आते हो तो आपका फर्नीचर होना ज़रूरी है। यदि लाइट चली जाती है तो जनरेटर होना ज़रूरी है, मतलब कि प्लांट एंड मशीन। देन आफ्टर अपन घर से स्कूल से घर जाते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? स्कूल वालों को मोटर कार की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है बेटा। और बेटा कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे स्कूल में होती है और उनके बिना बेटा स्कूल चलना संभव नहीं है। तो फिक्स असेट्स वह असेट्स होती है जिसके बिना अपन स्कूल नहीं चला सकते या अपन कोई सा बिजनेस नहीं चला सकते। तो बिजनेस चलाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा? फिक्स असेट्स होनी चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में देखिए फिक्स असेट कौन कौन सी होती है। बेटा मैंने लिखवाई थी लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, फर्नीचर लिखा है, प्लांट एंड मशीन लिखा है, मोटर कार लिखा है और ऑफिस इक्विपमेंट लिखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो जी चलो। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद में हमने पढ़ा था करंट असेट्स। क्या पढ़ा था बेटा? करंट असेट्स। करंट असेट्स मतलब कि चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, करंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति। ये लो बेटा, हमने चालू संपत्ति पढ़ी थी। चालू संपत्ति की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और डेफिनेशन क्या थी कि डेफिनेशन यही थी कि उसे हम 1 साल के अंदर अंदर, चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे एक लेखा वर्ष के अंदर हम नगद में परिवर्तन कर दें। चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है, करंट असेट्स वह असेट्स होती है जिसे एक लेखा अवधि, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर उसे हम किस में परिवर्तन कर दे बेटा? नगद में परिवर्तन कर दे। वही हमारी क्या कहलाती है बेटा? करंट असेट्स। क्या करंट असेट्स के आप नाम बता सकते हैं? हाँ सर, हम करंट असेट्स के नाम बता सकते हैं। पहला करंट असेट्स का नाम क्या था बेटा? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। दूसरी करंट असेट्स का नाम क्या है बेटा? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। फिर मैंने आपको बताया था बेटा स्टॉक के बारे में मैंने पूर्ण जानकारी आपको दी थी बेटा। उसके बाद में मैंने एक डेटर बताया था आपको और एक बताया था बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। तो आपको बेटा ये असेट्स ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बताए थे मैंने। और फिर मैंने बताया था एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ये लो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। हम बेटा यहाँ तक की बात कर ली थी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। अब आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो रही सर एक बार और बता दो, तो बेटा बता देते हैं हम। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है? अपनी दुकान में बैठ जाओ और जब अपन दुकान में बैठ जाएंगे तो क्या हम माल बेचेंगे? हाँ, हम माल बेचेंगे। तो बेटा जैसे अपन माल बेचेंगे तो क्या हमारे पास कैश आएगा? हाँ सर, हमारे पास कैश आएगा। और कैश कहाँ रखेंगे? हमारी तिजोरी के अंदर कैश रखा रहेगा। ये तिजोरी बताई थी मैंने, तिजोरी में कैश आ रहा है। तो कैश इन हैंड है कि नहीं है? है सर। उसके बाद में हम बात करेंगे कैश एट बैंक की। किसकी बात करेंगे बेटा? कैश एट बैंक की। तो सर कैश एट बैंक में क्या होता है? तो कैश एट बैंक के अंदर क्या होता है कि जो हमारी कंपनी का जो पैसा है या हमारी फर्म का जो पैसा है, हमारे एकाकी व्यापार का जो पैसा है, उसे उठा के हमारे अकाउंट में हम जमा करवा देते हैं। और जैसे हम उसे अकाउंट में जमा करवाएंगे तो बताओ वो भी हमारा कैश एट बैंक हुआ कि नहीं हुआ? हमारा जो कैश है वो कहाँ रखा हुआ है? बैंक में रखा हुआ है। लेकिन वो क्या है हमारे लिए? करंट, दोनों करंट असेट्स है। इसको बेटा ये तो खुद ही नगद है, नगद में परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में स्टॉक, यदि हमारे पास वर्ष के अंत में ना बिका हुआ माल बच जाता है तो उसे हम अगले 2-3-4 महीने में बेच देते हैं। जो स्टॉक हमारे पास है उसे 2-3-4 महीने में बेच के किस में परिवर्तन कर लेते हैं बेटा? कैश में। बेटा स्टॉक का मतलब आपको मैंने बताया था, स्टॉक का मतलब है कि हमारी ये फर्म है और फर्म में
फर्म में ये माल रखा हुआ है, तो क्या ये इस माल को हम नगद में परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप इस माल को बेच दो, नगद में परिवर्तन हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। फिर उसके बाद मैंने डेटर बताया था, डेटर की मैंने एक टर्म भी बताई थी, और डेटर की टर्म क्या थी बेटा? जिन लोगों को आप उधार माल बेचते हो या जिन लोगों से आपको पैसा लेना है वो हमारी फर्म के देनदार कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया था मैंने, ये हमारी फर्म है और फर्म का नाम क्या है बेटा? राम किराना स्टोर। राम किराना स्टोर, RKS लिख दूँ शॉर्ट में। ये हमारी फर्म का नाम है RKS, राम किराना स्टोर। ये बताओ, ये राहुल बाबा है, इसको हम 2 रुपये का पार्ले जी का पैकेट बेच दिए। ये राहुल बाबा जिसको हम 2 रुपये का पार्ले जी का पैकेट बेच देते हैं, ये ले बेटा पार्ले जी का पैकेट ले ले 2 रुपये का। तो क्या 2 रुपये राहुल बाबा से लेने की नहीं लेने? तो राहुल बाबा हमारे लिए क्या है बताओ? राहुल बाबा हमारे लिए डेटर है। मतलब जिन लोगों से पैसा लेना है, जिनको उधार माल बेचा, वही हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। चलो जी, चलो बेटा, ये वाली बात भी समझ में आ गई। और बेटा बिल्स रिसीवेबल की बात तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में 2 टर्म्स समझा दी थी मैंने, एक तो बिल्स पेबल समझा दिया था और एक बिल्स रिसीवेबल समझा दिया था। चलो एक बार और बात कर लेते हैं अपन। हमारे पास एक फर्म है और हमारी फर्म का नाम क्या है बेटा? RKS एंड सन्स। RKS एंड सन्स। और ये कौन है? ये मान लेते हैं ये हमारे हैं राहुल बाबा। ये लो जी, ये राहुल बाबा है, RB। ठीक है, हमने इसको माल बेचा। ठीक है, राहुल बाबा को माल बेचा। राहुल बाबा को माल बेचा। ये लो बेटा, माल बेचा। हमने राहुल बाबा को माल बेचा बेटा। ठीक है, अब राहुल बाबा पे विश्वास नहीं था। हमने 20,000 रुपये का माल बेचा, बट राहुल बाबा पे विश्वास नहीं था हमें, तो राहुल बाबा को हमने एक चिट्ठी लिख दी बेटा। क्या लिख दी बेटा? एक चिट्ठी। और वो चिट्ठी को पढ़ते हैं, और चिट्ठी में पता है क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था, राहुल बाबा तुझे 20,000 रुपये का माल बेचा है और तू इसका भुगतान 3 महीने के अंदर करेगा। राहुल बाबा इस चिट्ठी के ऊपर क्या कर देते बेटा? साइन। जैसे ही साइन करेंगे तो ये चिट्ठी क्या बन जाएगी? ये चिट्ठी है ना बेटा, राहुल बाबा के लिए तो क्या बन जाएगी? बिल्स पेबल। क्या बन जाएगी बेटा? बिल्स पेबल। जबकि यही चिट्ठी RKS सन्स के लिए क्या बन जाएगी? बिल्स रिसीवेबल। क्या बन जाएगी बेटा? बिल्स रिसीवेबल। अब बेटा ये जो बिल्स रिसीवेबल है, ये कितने महीने में नगद में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? 3 महीने के अंदर नगद में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? आपकी करंट असेट्स। बातें समझ में आ गई? तो मैंने आपको बताया था ये जो 2 टर्म है ये बहुत ही आगे की टर्म है। ठीक है, जो कि अपने 6 या 7 चैप्टर के अंदर ये वाली टर्म का यूज होगा, लेकिन इसको अपन करंट असेट में शामिल करते हैं तो अपन इसे आगे पढ़ लेंगे। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि करंट असेट्स क्या होती है। तो करंट असेट्स में क्या क्या आते हैं? तो करंट असेट्स में आते हैं बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आज अपन समझते हैं बेटा, यहाँ पे आज जो अपन समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं लाइबिलिटीज़। क्या बेटा? लाइबिलिटीज़ समझने जा रहे हैं, लाइबिलिटीज़। चल आज अपन लाइबिलिटीज़ समझेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे आज अपन। हाँ बच्चों, लाइबिलिटीज़ देखिए अब। लाइबिलिटीज़, LITIES, लाइबिलिटीज़। और लाइबिलिटीज़ होता है बेटा दायित्व। क्या होता है बेटा? दायित्व। चलो बेटा, आज अपन दायित्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो बेटा दायित्व के बारे में बात करते हैं। दायित्व को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये सर क्या होती है? ओके, अभी बताते हैं बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या होती है। एक, चलो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है अपना कैपिटल, कैपिटल फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट है बेटा
लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, बोरोविंग्स। सर क्या होता है बेटा? चिंता ना करो, अभी बताएंगे आपको। एक होता है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बोरोविंग्स। चलो जी चलो, क्या हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं? हाँ सर, हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल की, फिर बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की, और फिर बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की। चलिए बेटा देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, डायग्राम पे आते हैं, और ये डायग्राम हमें बहुत कुछ समझाता है बेटा। ज़रा बताना, हमारी जो फर्म है उस फर्म का नाम क्या है? तो फर्म का नाम है बेटा RKS, राम किराना स्टोर। और मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि हमें किसके बारे में सोचना है बेटा? व्यापार के बारे में। किसके बारे में सोचना है बेटा? व्यापार के बारे में सोचना है। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक अवधारणा भी मैंने पढ़ाई थी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जो कि शायद पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दी थी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। और पृथक अस्तित्व की अवधारणा मैंने आपको बताया था, व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो मुझे तो इतना सा बताना है आपको। पहले तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं ना, जो कि ताकि अपन समझ सके दायित्व होता क्या है। लो बेटा, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, और वो एग्जांपल ये है कि जैसे हम बेटा अपना घर बनवाते हैं सब, और घर बनवाने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं। बताओ लोन लेते कि नहीं लेते? लेते हैं। तो क्या उस लोन को आप नहीं चुकाते? सर चुकाते हैं ना उस लोन को। तो बेटा ये आपके लिए क्या है बेटा? दायित्व। दायित्व कैसे? जब आपने लोन लिया है, क्या बेटा? जब आपने लोन लिया है तो आप लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जैसे अपन लोन लेते तो हमारे लिए क्या बन जाता है? दायित्व बन जाता है कि हम उसका पेमेंट करें। क्लियर है? जैसे बेटा पापा को बेटी की शादी करनी है, मान लो सबके पापा हैं, उनको अपने बेटी की शादी करनी है, अपने बेटे की शादी करनी है, तो पापा के पास जैसे कि मान लो कि 10 लाख रुपए रखे हैं और चाहिए 15 लाख रुपए, तो 10 लाख तो खुद के पास है ही, तो 5 लाख का वो क्या कर लेते हैं बेटा? लोन ले लेते हैं। ठीक है, मामा जी से 2 लाख का लोन ले लिया, चाचा जी से 2 लाख का लोन ले लिया, दादाजी से 1 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, ऐसे करके हमने 5 लाख का लोन ले लिया। जब पापा ने 5 लाख का लोन ले लिया तो क्या उनका दायित्व है कि उनको चुकाए? हाँ, पापा का दायित्व बन गया। अब जब लोन लिया था तब पापा का दायित्व बन गया कि इस लोन को चुकाएं। तो ये पापा क्या करेंगे? लोन चुकाएंगे। पहले मामा को चुकाएंगे, फिर चाचा को चुकाएंगे, फिर दादा को चुकाएंगे। लोन चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे? तो ये पापा का दायित्व है कि नहीं है? है। उसी तरीके से ये हमारी फर्म का भी क्या बनता है बेटा? दायित्व। हमारी फर्म का भी क्या बनता है बेटा? दायित्व। अरे भाई सही लिख जा रहे हैं, दायित्व। ये लो, ये हमारी फर्म का भी क्या बनता है बेटा? दायित्व बनता है। और वो दायित्व क्या होता है? ध्यान से सुने बेटा। दायित्व फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एक बंदा, ये मान लेते हैं व्यापार का स्वामी है राजेश। सर ये आप राजेश ज़्यादा नाम लिखते हैं बार बार, तो बेटा राजेश एक मेरा फ्रेंड है, खास मित्र, इसलिए इसका नाम लिखते हैं। ये राजेश क्या है बेटा? एक ओनर है। ओनर व्यापार का स्वामी है। इसे मैं हिंदी में लिख दूँ, व्यापार का स्वामी है। व्यापार का स्वामी मतलब इसकी दुकान ये वाली है, लेकिन आपको पता है कि एक अकाउंटिंग अवधारणा है, उसमें हम मानते हैं कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। तो बेटा ये बैठता तो यहीं पे सारा काम इसी का करता है, लेकिन किस नाम से करता है बेटा? ये RKS के नाम से करता है। भाई
माल खरीदना, माल बेचना, चेक काटना, सब कुछ किसके नाम से करेगा? ये राजेश RKS के नाम से करेगा। चलो, अब इस राजेश ने बेटा इस फर्म को ₹5 लाख दिए। हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। बताओ, इस राजेश ने इस दुकान में 5 लाख रुपए लगाए, तो बेटा ये जो 5 लाख रुपए लगा रहा है तो क्या ये कैपिटल है? हाँ सर। किसके लिए कैपिटल है? RKS के लिए कैपिटल है। इस राजेश ने, व्यापार के स्वामी ने, व्यापार में कितने पैसे लगाए? ₹5 लाख लगाए। कितने लगाए बेटा? ₹5 लाख लगाए। तो व्यापार का स्वामी व्यापार में 5 लाख रुपए लगा रहा है, तो ये बताओ ये क्या है? बताओ, कैपिटल है। लेकिन आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? RKS के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और RKS के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं अपन, तो एक बार बताओ मुझे, RKS के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो RKS ने क्या लिया है? लोन लिया है। RKS ने क्या लिया है? बताओ, लोन लिया है। जब RKS ने लोन लिया, एक तरीके से ये बंदा इसको लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ सर, ये इसको लोन ही तो दे रहा है 5 लाख का। भाई, हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है ना। इस बंदे ने व्यापार में पैसा लगाया, व्यापार के स्वामी ने व्यापार में पैसा लगाया, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन इसका ये दायित्व है कि इसने जो 5 लाख लगाया है, ये 5 लाख इसको लौटा दे। इसने जो ये 5 लाख लगाया है, ये 5 लाख इसको लौटाना पड़ेगा। किसको लौटाना पड़ेगा? इस दुकान को लौटाना पड़ेगा। किसको लौटाना पड़ेगा? बताओ, राजेश को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि राजेश ने 5 लाख रुपए देकर इस दुकान को चालू किया है, लेकिन व्यापार और व्यापार का स्वामी अलग अलग हो गया। सर, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो कैपिटल है इस फर्म के लिए क्या बन गई? बताओ, दायित्व। क्या बन गई? बताओ, दायित्व। ये जो फर्म है, ये जो फर्म है, इस फर्म को कितने मिले? आपको राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना बेटा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है बेटा? RKS के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। इस दुकान ने राजेश से कितने लिए? 5 लाख रुपए लिए एज ए कैपिटल, एज ए कैपिटल। और ये इसके लिए क्या बन गया? दायित्व। ये RKS किसको चुकाएगी? राजेश को पेमेंट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कि राजेश ने बेटा 5 लाख रुपए लगाए। एक बार बताओ बेटा, यही राजेश इस 5 लाख रुपए यहाँ ना लगा के कहीं और लगाता, बैंक में FD करवा देता, और बैंक में FD करवा देता तो प्रेजेंट टाइम में 5% या 5.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे 7 या 7.5 मिलता है, लेकिन ड्यू टू कोरोना तो इसका क्या फिक्स डिपॉजिट का रेट क्या कर दिया? डाउन कर दिया। अभी 5 या 5.5 क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो बताओ, इसको 5 लाख रुपए वहाँ पे जमा कराता है तो इसको 5% या 5.5% क्या मिलता? बताओ, इंटरेस्ट मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो बेटा ये जो 5 लाख रुपए है, तो इसके लिए क्या बन गया? ये दायित्व बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो जी, चलो कुछ बातें और करते हैं अपन बेटा। ये कैपिटल क्या बन जाता है बेटा? दायित्व बन जाता है। व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसे लगाता है, तो वो व्यापार के लिए क्या होता है बेटा? दायित्व होता है। ये लो जी, लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके डायग्राम बना सकते हो, वैसे मैंने बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, व्यापार का स्वामी व्यापार में जो पैसा लगाता है वो फर्म के लिए दायित्व होता है। व्यापार का स्वामी, ये लाइन वापस से अपन पढ़ रहे हैं, व्यापार का स्वामी व्यापार में जो धन विनियोजित करता है वह व्यापार के लिए
व्यापार के लिए दायित्व होता है, दायित्व होता है और व्यापार का स्वामी, व्यापार का स्वामी व्यापार के लिए व्यापार का स्वामी व्यापार का लेनदार होता है, लेनदार होता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। लेनदार क्यों होता है? जैसे मान लो अपन खुद दुकान है और वो स्वामी है, तो हमें उसे पैसा चुकाना है कि नहीं चुकाना? उसे पैसा चुकाना है, और जिन लोगों को पैसा चुकाना है वो हमारे क्या होते हैं बेटा? लेनदार। कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेनदार का, जिन लोगों को पैसा चुकाना है वो हमारे क्या होते हैं? लेनदार। तो बताओ, उस स्वामी ने फर्म में पैसा लगा दिया, अपन मान लो अपन खुद फर्म है, तो ये फर्म उसको पैसा चुकाएगी नहीं चुकाएगी? चुकाएगी, क्योंकि उसने पैसा लगाया है। जब उसने पैसा लगाया है इस दुकान के अंदर, तो हम उसको पेमेंट करेंगे, तो हमारे क्या होते हैं बेटा? लेनदार होते हैं। बातें मेरी समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। यहाँ पे दायित्व हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। बात समझ में आ रही बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, और पिछली वीडियोज है उसको आप रिवीजन करते रहना, नोट्स बनाते रहना बेटा, ठीक है? हर एक नोट्स आपकी कॉपी में होना चाहिए। धन्यवाद।